कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना इतना असली लगे कि एक पल के लिए यकीन हो जाए कि वो सच है? आज हम A.R. बार्टन की कहानी गोइंग प्लेसेस में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि किशोरावस्था की उसी दुनिया को जो सपनों और हकीकत के बीच कहीं झूलती रहती है। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सीधे से लेकिन बहुत गहरे सवाल में छिपा है कि आखिर होता क्या है जब हमारे बड़े बड़े सपने हमारी रोजमर्रा की सच्चाई से जा टकराते हैं। तो इसी सवाल के साथ मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन सोफी से, एक ऐसी लड़की जिसके सपने कह सकते हैं आसमान छूते हैं। वो कहती है, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी तो मेरा एक बुटीक होगा। तो आखिर कौन है ये सोफी जिसके इतने बड़े बड़े सपने हैं? आइए पहले हिस्से में सोफी के किरदार को, उसकी एम्बिशंस को जरा और करीब से जानते हैं। सोफी की ना असल में दो दुनियाएं हैं। एक तरफ तो है उसके सपने, अपना बुटीक खोलना है, एक्ट्रेस बनना है या फिर फैशन डिजाइनर। और फिर दूसरी तरफ है वो कड़वी हकीकत कि स्कूल के बाद तो उसे अपनी दोस्त के साथ एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। और बस यही जो टकराव है ना, वही इस कहानी का असली संघर्ष है। लेकिन हर सपने देखने वाले की जिंदगी में एक दोस्त होता है जो उसे हकीकत की जमीन पर खींच लाता है ना? सोफी की जिंदगी में वो दोस्त है जैंसी। वो कहती है, सोफ, इसमें पैसे लगते हैं, तुम्हें वाकई समझदार होना चाहिए। जैंसी, आप कह सकते हैं, वो आवाज है प्रैक्टिकलिटी की, जिसे सोफी बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती। अब सवाल ये उठता है कि सोफी के सपने इतने बड़े हैं ही क्यों? खैर, ये समझने के लिए हमें उसकी असल दुनिया में झांकना होगा, मतलब बिस्किट फैक्ट्री और उसके घर का माहौल। और यहीं पर कल्पना और हकीकत का जो फासला है वो सबसे गहरा नजर आता है। सोफी का घर उसकी हकीकत की एक बिल्कुल साफ तस्वीर है। सोचिए, एक छोटा सा भाप से भरा कमरा, एक कोने में गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा है, एक माँ है जिसकी कमर काम कर कर के झुक गई है, और एक पिता है जो बस मुंह में शेफर्ड पाई ठूस रहे हैं। जाहिर है, ऐसे माहौल से कोई भी बाहर निकलने के ही सपने देखेगा। और उसके घर वाले, वो भी उसके सपनों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। उसका छोटा भाई डेरिक तो मजाक उड़ाते हुए कहता है, उसे लगता है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं ना पिताजी। इससे पता चलता है कि उनका नजरिया कितना जमीनी, कितना रियलिस्टिक है, जो सोफी की ख्याली दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब कहानी में एंट्री होती है सोफी के बड़े भाई जेफ की, और ये किरदार बिल्कुल अलग है, बहुत ही शांत, थोड़ा रहस्यमयी। कहानी में लिखा है कि उससे शब्द ऐसे निकालने पड़ते थे जैसे जमीन से पत्थर, और शायद यही जो उसकी चुप्पी है वो सोफी को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि ये खामोशी उसे अपनी कल्पनाओं से भरने का एक खाली कैनवस जो देती है, और वो इस कैनवस पर रंग भरती भी है। वो सोचती है कि एक दिन वो जेफ के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ के बाहर की विशाल दुनिया में निकल जाएगी, जहां लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कर रहे होंगे। जेफ उसके लिए सिर्फ एक भाई नहीं है, वो इस घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी का टिकट है। और फिर सोफी की कल्पना एक कदम और आगे बढ़ जाती है, एक बहुत बड़ा कदम। अब वो अपनी सबसे बड़ी, सबसे वाइल्ड कहानी बुनती है, एक मशहूर फुटबॉल स्टार डैनी केसी के साथ एक सीक्रेट मुलाकात की कहानी। वो अपने भाई जेफ के पास जाती है और सीधे सीधे एक बॉम्बशेल गिराती है, मैं डैनी केसी से मिली। और जेफ, जो अपनी बहन की रग रग से वाकिफ है, उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? ये कभी सच नहीं हो सकता। मतलब उसका जवाब ही इस कहानी के अविश्वसनीय होने पर एक तरह से मुहर लगा देता है। और उसके पिता का रिएक्शन, वो तो और भी ज्यादा सख्त हैं। वो उसे सीधी चेतावनी देते हैं, किसी दिन तुम अपनी इन बातों से खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लोगी। उनकी बातों में इन मनगढ़ंत कहानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ नाराजगी है। लेकिन सोफी अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए उसमें छोटी छोटी डिटेल्स जोड़ती है। वो कहती है, अरे उसकी आंखें हरी और कोमल हैं, वो थोड़ा अकेला लग रहा था क्योंकि वो आइलैंड से है ना। हमने तो एक दुकान की खिड़की में कपड़ों के बारे में भी बात की, और सुनो, उसने अगले हफ्ते मुझे ऑटोग्राफ देने का वादा भी किया है। और अब कहानी अपने सबसे क्रूशल मोड़ पर आ पहुंचती है, डैनी केसी का इंतजार। ये वो पल है जब सोफी के सपनों का सामना हकीकत से होने वाला है, उसकी असली परीक्षा। तो सोफी पहुंच जाती है नहर के किनारे एक बेंच पर। ये वही जगह है जहां वो अक्सर बचपन में खेला करती थी, और उसके मन को पूरा यकीन है कि उनकी मुलाकात के लिए ये एकदम सही जगह है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उसका यकीन
डगमगाने लगता है। उसकी कल्पना की उस खूबसूरत दीवार में पहली दरारें पड़ती हैं। वो खुद से कहती है, मुझे अपने अंदर संदेह की पीड़ा महसूस हो रही है। और फिर वो एहसास धीरे धीरे आता है कि उसका हीरो नहीं आएगा। कहानी में एक बहुत ही कमाल की लाइन है, हार मानना कोई अचानक होने वाली बात नहीं थी, ये एक धीमी दर्दनाक प्रक्रिया थी। तो जब सपना टूटता है तो पीछे क्या बचता है? कहानी का आखिरी हिस्सा हमें इसी सवाल के जवाब तक ले जाता है। एक सपने का बोझ, एक ऐसी कल्पना के नतीजे जो कभी हकीकत बन ही नहीं पाई, वो नहीं आता, कभी नहीं। और अब सोफी को अपनी ही बनाई कहानी का दुख, उसका बोझ सब अकेले ही उठाना है। ये एक ऐसा बोझ है जो उसे सबसे अलग थलग कर देता है। पर यहाँ कुछ बहुत अजीब, बहुत दिलचस्प होता है। उस कल्पना को छोड़ने के बजाय सोफी उसमें और भी ज्यादा डूब जाती है। अब उसके जहन में वो मुलाकात पहले से भी ज्यादा असली हो गई है। अब डैनी की मुस्कान शर्मीली है, उसके दांतों के बीच में गैप भी है, और उसकी आंखें एक गजल की तरह कोमल हैं। और यही सोफी के अंदर का असली संघर्ष है, मानो एक तराजू हो जिसके एक पल्ले पर उसकी बेरंग हकीकत का दुख है और दूसरे पर उसकी कल्पना की रंगीन जिंदा-दिल दुनिया। और यही वो भारी बोझ है जिसे उसे अब अकेले ही ढोना है। और ये सब कुछ हमें कहानी के उसी पहले सवाल पर वापस ले आता है कि क्या ऐसे अनरियलिस्टिक सपने किशोरों के लिए फायदेमंद हैं या फिर नुकसानदेह, एक सहारा है या एक बोझ? कहानी इसका जवाब नहीं देती, बस हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है।